नमस्कार छात्रों, मैं डिम्पल सैनी फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। वही संस्कृत जो आपके लिए कठिन है और अब हम इसे सरल बनाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। तो संस्कृत की एक क्लास आपकी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बहुत प्रयत्न करने वाले हैं हम इसको अच्छे से और सरल बनाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ग्रामर पोर्शन में हमने पढ़ा था वर्णमाला, ठीक है। वर्णों के कौन कौन से भेद होते हैं, उसके उपभेद कौन से होते हैं, छोटे, बड़े, लंबे और छोटी इकाई वाले, ये सारे वर्ण कौन कौन से होते हैं ये हमने पढ़े थे। और फिर पढ़ा था हमने उन वर्णों को कौन मुख के किस स्थान से उच्चारित किया जाता है, ठीक है, यही हमने पढ़ा था। आज हम आगे चलते हैं, संस्कृत की आगे की यात्रा में चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज संज्ञा। संज्ञा के लिए हमने सबसे पहले संज्ञा एक भेद है, जैसे शब्द, ठीक है। शब्द पढ़ेंगे, शब्द में हम उस संज्ञा को लेंगे, सर्वनाम को लेंगे, विशेषण को लेंगे, धातु लेंगे और अव्यय लेंगे। अब शब्द क्या है ये हम आज इसका अध्ययन करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द कौन कौन से होते हैं, कहाँ से निकल कर आए हैं, ये सब आज हम इस जो हमारा ये जो चैप्टर है, लेक्चर है, इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे कि एक्चुअल में शब्द कहाँ है और किससे बनता है और उसका सार्थक रूप क्या है, ठीक है, उसके भेद क्या है, उसके उपभेद क्या है। आज हम इस संज्ञा नामक जो हमारा लेक्चर है उसमें जानेंगे। तो चलते हैं हम हमारी आगे की यात्रा में। शब्द, ठीक है, ठीक है। शब्द बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है ये पढ़ते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी, आप सभी को याद होगा, तो हमने वर्णमाला पढ़ी थी तब यही पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उसे कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है या अक्षर कहलाती है, ठीक है। वही अक्षर, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वही अक्षर है। और जब अक्षर मिल जाते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। किस प्रकार कहेंगे? देखिए, जैसे यहाँ मैंने यहाँ लिखा वर्ण। अब इसमें वर्ण कौन सा है? मैंने यहाँ लिखा क, इसमें हमने अ जोड़ा, फिर हमने यहाँ लिखा म, फिर हमने इसमें अ जोड़ा, फिर हमने यहाँ लिखा ल और फिर हमने यहाँ पर अ जोड़ा, ठीक है। अब ये अ तो यहाँ पर स्वर है, इसलिए बिना हल वाले है। और ये जो क, म और ल आए हैं ये व्यंजन वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण हलंत के साथ ही जुड़ते हैं, इसलिए हमने हलंत के साथ यहाँ लगाए हैं। अब इन सभी का जब हम योग करेंगे, ठीक है, ये है वर्ण, ठीक है। क, अ, म, अ, ल, अ, ये सभी वर्ण है। अब इन वर्णों को हम मिलाएंगे, हम शब्द बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए कैसे शब्द बनकर आता है, कैसे शब्द पूरे शब्द का निर्माण होता है, कैसे वर्णों के सार्थक समूह को, यानी कि कौन कौन से वर्ण लेकर हम एक सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले, ठीक है। ऐसे ही किसी उल्टे सीधे वर्णों को नहीं जोड़ना है, जिनका अर्थ निकल सके, कि जिन वर्णों को जोड़ने से यदि शब्द बना है और उस शब्द का कोई अर्थ निकलता है तो वो एक शब्द कहलाता है, अन्यथा वह शब्द नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ जोड़ते हैं क। अब हम इसमें से हलंत हटा देंगे और इसमें अ जोड़ देंगे, यानी कि ये पूरा क हो गया। फिर हम यहाँ लिखते म, इस म में हमने ये अ जोड़ा, ये म हो गया। फिर हम यहाँ लिखते ल, यानी व्यंजन है ये, ठीक है। अब इसमें हमने अ जोड़ा और ये पूरा शब्द बनकर आया है कमल। कमल क्या है? कमल का फूल, ठीक है। तो यानी कमल को और क्या कहते हैं? पंकज कहते हैं, नीरज कहते हैं, जलज कहते हैं, वारिज कहते हैं, अलग अलग बहुत से नाम है, इसके पर्यायवाची है। तो अर्थ निकल कर आ रहा है, जैसे ही अर्थ निकल के आया ये हमारा सार्थक शब्द बन गया है, सार्थक समूह बन गया है। और जैसे ही सार्थक यानी कि अर्थ के साथ वाला समूह बना है, वैसे ही हम इसे शब्द का नाम देंगे। तो ये सारे वर्ण मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये है हमारा शब्द। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा क, च, ट, ठीक है। अब हम इन्हें जोड़ते हैं। अब जोड़ने के बाद ये बना हमारा क, च, ट, कचट। ये कोई शब्द है क्या? इसका अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। सार्थक यानी कि अर्थपूर्ण होना चाहिए। शब्द कैसा होना चाहिए? ये जो शब्द होता है वो कैसा होना चाहिए?
अर्थपूर्ण होना चाहिए, जिसमें कोई अर्थ छुपा हो, ठीक है, अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और जो सार्थक समूह है वे 2 अक्षर के भी हो सकते हैं, 3 अक्षर के भी हो सकते हैं, 4 अक्षर के भी हो सकते हैं और इससे भी अधिक अक्षरों के हो सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है, वही हमारे शब्द कहलाते हैं। अब संस्कृत व्याकरण में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हम पढ़ते हैं। ये हमारे शब्द है। अब शब्द 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है नाम। नाम क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, ठीक है। नाम, भाव का नाम या किसी विशेषता का नाम, कुछ भी, सब नाम होना चाहिए बस, ठीक है। तो पहला इसका भेद है नाम। दूसरा है धातु। धातु होती है कि जहाँ धातु क्रिया के साथ यूज होती है। जब हम इसमें उपसर्ग यूज करके इसे क्रिया बनाते हैं तब वे धातु का रूप लेते हैं और वह जो धातु है वह उपसर्ग के साथ जुड़कर फिर वो क्रिया का रूप लेती है, ठीक है। तब तक धातु अलग ही रहती है और इसका कोई और अर्थ नहीं होता है। अव्यय, अव्यय इन्हें कहते हैं जिनका लिंग, वचन, काल किसी भी अवस्था में उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे ऐसे ही रहते हैं। जैसे उनका रूप है वैसा ही रहेगा, चाहे वो किसी लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे नपुंसकलिंग में हो, या फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसी में भी हो, या फिर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, किसी भी काल में हो, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका रूप ऐसा ही रहता है, वे कहलाते हैं अव्यय, ठीक है। तो इनका अध्ययन हम आगे करेंगे। हम पढ़ते हैं यहाँ पर नाम। अब नाम के भी 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है संज्ञा। सभी जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संबोधन के रूप में हम उसे जिस नाम से यानी जिस संज्ञा से पुकारते हैं वह उसकी संज्ञा है। यानी कि उसको बुलाने के लिए या उसकी ओर निर्देश करने के लिए हमें जिस नाम की यानी कि जिस एक शब्द की आवश्यकता होती है वह उसकी संज्ञा होती है, ठीक है। आगे है हमारा सर्वनाम। अब सर्वनाम भी सभी जानते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं इसे, ठीक है। संज्ञा को नाउन कहते हैं। तो जब संज्ञा की जगह हम संज्ञा का उपयोग न करके और फिर सर्वनाम का उपयोग करते, संज्ञा के स्थान पे बार बार हम संज्ञा थोड़ी ना बोलेंगे। अगर नाम आया है किसी का तो बार बार उसका नाम रिपीट थोड़ी ना करेंगे, हमें और किसी शब्द की आवश्यकता होती है, और भी बहुत सारे जो शब्द है उनकी आवश्यकता होती है। तो उन शब्दों को जिनका संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है या उच्चारण किया जाता है, वे सर्वनाम कहलाते हैं। इनका भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तीसरा भेद है इसका विशेषण, ठीक है। अब विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है कि जो संज्ञा और सर्वनाम यानी कि हमने संबोधन में जो नाम पुकारा है या फिर उस नाम के बदले जो शब्द पुकारा है, ठीक है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो हम अध्ययन करेंगे इस विशेषण में, ठीक है। तो आज हम लेते हैं हमारा टॉपिक जो है पहला, जो शब्द के 3 भेद है, नाम, धातु और अवयव, ठीक है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, एक तो नाम रूप में होते हैं, एक धातु में होते हैं और एक अवयव में होते हैं। और फिर जो नाम है वो 3 प्रकार की होती है, संज्ञा के रूप में होती है, सर्वनाम के रूप में होती है और विशेषण के रूप में होती है। ये 3 रूपों में ये नाम होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा। सभी जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन फिर से हम अध्ययन करेंगे कि किसे कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, ये हो सकता है, ये रिमोन हो सकता है। अब इसका नाम रिमोन ही क्यों है? क्योंकि इसका संबोधन है, इसकी संज्ञा है, इसे इसी नाम से पुकारते हैं तो ये इसकी संज्ञा है। ये पेन है, ठीक है, इसको इसी नाम से पुकारते हैं और कोई नाम नहीं है इसका, तो ये इसकी संज्ञा है, ठीक है। अब आते हैं व्यक्ति, यानी कि राम हो गया, सीता हो गई। अगर कोई व्यक्ति है उसका नाम रमेश है तो रमेश ही क्यों है? क्योंकि उसका नाम है, उसकी संज्ञा दी हुई है, उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा, ठीक है, और किसी नाम से नहीं पुकारा जाएगा। जो उसकी संज्ञा है उसी से पुकारा जाएगा। तो ये हो गया हमारा व्यक्ति और वस्तु के नाम, ठीक है। अब स्थान, हम ऐसे थोड़ी ना कहेंगे वहाँ जा रहे हैं या यहाँ जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे।
हम क्या कहेंगे, हम जयपुर जा रहे हैं, हम अजमेर आए हैं, या फिर हम दिल्ली जा रहे हैं, या फिर हम विदेश में हैं, तो विदेश का भी विदेश नाम ले लिया, इसका मतलब पूरा आ गया, पूरा ग्लोबल आ गया उसमें। विदेश का भी कोई एक नाम होता है कि विदेश में कौन से स्थान पे जा रहे हैं, अमेरिका हो गया, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया। तो नाम क्या है, नाम यानी कि संज्ञा। अब संज्ञा नाम दिया है, ये हो गया हमारा स्थान। अब आता है हमारा भाव, ठीक है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब भाव क्या होते हैं भाई, फीलिंग्स दिखती थोड़ी ना है, नहीं दिखती, लेकिन नाम होते हैं। कैसे, बुढ़ापा दिख रहा है ऐसे, हाँ ठीक है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर वो एक्टिव है, ठीक है, तो वो बुढ़ापा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वृद्ध है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फील हो रहा है, उसके भाव प्रकट कर रहे हैं, वो अपने भाव ला रहा है यहाँ पर, इसलिए वो जो बुढ़ापा आ गया। या कोई ऐसी खाने की चीज़ें, मान लीजिए मिठाई है, उसमें कौन सा भाव आता है, मिठास का भाव आता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो नींबू है वो खट्टा है, जब हम उस वस्तु का उपयोग करते हैं तो कौन सा भाव प्रकट होकर आता है, क्योंकि खटाई कोई ऐसा दिखने वाला भाव नहीं है, लेकिन हमने महसूस किया है कि वो खट्टा है, हमने जब उसे टेस्ट किया है, जब हमने चखा है, तब उपयोग में लिया, तब हमें पता चला कि ये खट्टा है, और उस खटास से हमें पता चला कि इसमें खटाई है। तो जो खटास है वो क्या हो गया, उसमें भाव हो गया। तो ऐसे ही अलग अलग जो भाव होते हैं वे भी, उनके भी नाम होते हैं, इसलिए उन्हें भी संज्ञा का स्थान दिया गया है, क्योंकि सभी के नाम है, जो भी नाम है वे संज्ञा है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अंशु नाम है, ये प्रवर ये भी नाम है, चेन्नई ये स्थान का नाम है, अंशु व्यक्ति का नाम है, चेन्नई स्थान का नाम है। भलाई, अब भलाई क्या है, दिखती थोड़ी ना है, लेकिन भाव है। अब किस भाव में भलाई या बुराई, ठीक है, दयालु, ये सब दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब वे क्रिया करते हैं, उस क्रिया के माध्यम से जो भाव प्रकट होता है उसी का नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। भलाई और मकान आदि ये सब संज्ञा के नाम होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, इनका भी हम अलग अलग रूप में अध्ययन करेंगे। अब ये जो जातिवाचक संज्ञा है, इसके भी 2 रूप होते हैं। कौन कौन से, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य यानी कि जो वस्तुएं होती है उनको द्रव्यवाचक संज्ञा में डाला गया है, और समूहवाचक संज्ञा, जो ग्रुप में रहते हैं, जो ग्रुपिंग में करते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा का नाम दिया गया है। तो ये है हमारे संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर जातिवाचक के उपभेद आ गए हमारे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। साधारण तौर पर हमने 3 संज्ञा के भेद पढ़ रखे हैं, लेकिन कहीं कहीं पुस्तकों में 5 भेद ऐसे ही दिए गए हैं। लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं कि जो ये 2 भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के भेद है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के ये सिंगल है, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद है कि वो द्रव्य में आती है या समूह में आती है। फिर तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। आगे चलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा कि ये क्या होता है, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी एक व्यक्ति के बारे में, ठीक है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है या ग्रुप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, या एक ही वस्तु के बारे में, ठीक है, या एक ही स्थान के बारे में अगर हमें पता चलता है तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, मतलब विशेष होना चाहिए, ठीक है। जैसे मोहन गाता है, कौन गाता है, मोहन नाम दिया है, ठीक है, और कोई नहीं, मोहन के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, मोहन के बारे में कि मोहन गाता है। दूसरा हो सकता है गीता नाचती है, ठीक है, कौन नाचती है, गीता,
जो नाचने की क्रिया कर रही है वो कौन कर रही है, गीता कर रही है या सीता आती है, ठीक है। मतलब जो क्रिया है वो कौन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि विशेष कौन है, सीता के बारे में बताया है, गीता के बारे में बताया है, मोहन के बारे में बताया है। फिर है हमारा विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है, विशेष बताया है। विराट कोहली को कौन नहीं जानता है, तो ये विशेष है, इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। जो भी विशेष व्यक्ति होते हैं यानी मुख्य प्रमुख व्यक्ति होते हैं या प्रमुख स्थान होते हैं या कोई प्रमुख वस्तु होती है, उनको यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की उपमा दी गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। कोई सामान्य व्यक्ति है उसके बारे में यहाँ नहीं बताया जाता है, ठीक है। दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है, ठीक है। और कई पत्र पत्रिकाओं के नाम हो जाते हैं या फिर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात बताई जाती है, तो वे सारी चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम यदि देखते हैं संस्कृत भाषा में, तो हम यहाँ देखेंगे जैसे राम शब्द, ये संज्ञा शब्द है, ठीक है। रमा शब्द, ये संज्ञा शब्द है। राम के बारे में बता रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बताया है, इसलिए ये संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बोलते हैं गीता। अब गीता ये पुस्तक हो गई, ठीक है। ये गीता मान लीजिए लड़की हो गई है, स्त्रीलिंग हो गई है ये। अब हम यहाँ लिखते हैं पुस्तकम, ये भी पुस्तकम यानी कि किताब के बारे में बताया है, तो ये पुस्तकम, ये एक वस्तु है, तो ये भी संज्ञा हो गई है। इस तरह से जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम दिया है, विशेष का नाम दिया है, तो वे सब संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आएंगे, ठीक है। तो इसका पूरा भाव यह है कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं कराती है। जैसे दिशाओं, समाचार पत्र या फिर दिन, महीने, महीनों के नाम, दिन के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी आपके वीक के नेम है, ठीक है। और मंथ के जो नेम है आपके, वो सारे इसमें आएंगे। ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। आगे चलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा यानी कि जाति का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने विशेष पढ़ा, और अब आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा में, यानी कि कौन कौन सी जातियां आती हैं इसके अंदर, मतलब किस किस ग्रुप में आते हैं ये, ठीक है। उसका वो किससे रिलेटेड है, किससे नहीं है, ये इसमें बताया गया है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, ठीक है, किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी जाति के संपूर्ण प्राणियों, जैसे मानव, अब मानव क्या है, मनुष्य जाति, तो मानव में सभी प्राणी आ गए, स्त्री जाति, पुरुष जाति आ गए, ठीक है। और या फिर बिल्ली बोल रहा है तो बिल्ली की संपूर्ण जितनी भी जातियां हैं वो सारी आ गई इसके अंदर। या फिर शेर बोल रहे हैं तो शेर में जितनी भी तरह की उसकी जितनी भी जातियां हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। तो ऐसे ही प्राणियों के, उन प्राणियों के मतलब कि जो जाति है उनके संपूर्ण प्राणी, जितने भी संपूर्ण प्राणी हैं वो सारे उसके अंदर शामिल हो जाते हैं और वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, पक्षी पेड़ पर रहते हैं, पक्षी। अब पक्षी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, चिड़िया होती है, कबूतर होता है ना, तोता होता है, ईगल होती है यानी कि बाज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे, और कौन कौन से होते हैं, मोर होता है ना, कोयल होती है, कौवा होता है, और बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। किन के नाम है ये? अगर मैंने बोला कबूतर तो वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, मैंने कहा कौवा तो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। फिर कहा हमने मोर बोला, मयूर बोला या मोर बोला तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। लेकिन जैसे ही हमने उसे कहा पक्षी है, क्या है, ये सब पक्षी है। मान लीजिए बहुत सारे पक्षी अलग अलग दाना चुग रहे हैं, एक ही स्थान पर
अलग अलग प्रकार के पक्षी दाना चुग रहे हैं, तोता चुग रहा है या फिर कबूतर चुग रहा है, बाज है, सारे आ गए, चिड़िया आ गई है और बहुत सारी जो किंग फिशर है वो सारी चिड़िया मतलब आ गई है, अलग अलग तरह के आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अब उनको कहेंगे क्या, अलग अलग नाम लेंगे क्या उनका? अगर नाम लेते हैं, कोई विशेष कार्य करता है, हम कहते हैं कबूतर जल्दी जल्दी दाना चुग रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि हमने उसका नाम लिया। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि पक्षी दाना चुग रहे हैं, जैसे ही पक्षी नाम लिया तो वो आते हैं जातिवाचक संज्ञा में, यानी कि उनकी जाति बताई है कि ये सारे पक्षी हैं, ये पक्षियों में आते हैं और इनके अलग अलग जो नाम दिए गए हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा में ये जो पक्षी हुआ वो क्या हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और फिर आता है बिल्ली चूहे का शिकार करती है, बिल्ली। अब कई घरों में बिल्ली पालते हैं तो उनका नाम रख देते हैं, बिल्ली भी कई जाति की होती है, ठीक है। तो बिल्ली जाति की, पक्षी जाति के अलग अलग आ गए, ऐसे भी बिल्ली में भी कई प्रकार की जातियाँ होती है, हो सकता है कई प्रकार की उनकी प्रवृत्तियाँ होती है, अलग अलग नाम होते हैं, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है, कोई फीमेल होता है, मेल होता है, लेकिन हम दोनों को बिल्ली ही बोलते हैं। और भी जैसे कबूतर होता है वो भी पक्षी है और चिड़िया है वो भी पक्षी है, तो बिल्ली में भी अलग अलग जातियाँ होती होगी, उनकी अलग अलग प्रजातियां होती होगी। तो उस हिसाब से ये जो बिल्ली है ये एक समूह का नाम है, यानी कि पूरे अपने प्राणियों के समूह को ये रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए ये भी क्या है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए पुस्तक बोल दिया मैंने, ठीक है, तो पुस्तक सभी पुस्तकों का को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब उनका सभी का मतलब नाम संबोधित कर रही है कि हाँ ये सारी पुस्तक है, ठीक है। मानव बोल दिया तो मानव, पूरी मानव जाति मनुष्य जाति के लिए आ गया है। स्त्री बोल दिया तो स्त्री सभी जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए आएगा। पुरुष बोल दिया मैंने तो पुरुष जितने भी ये सभी के लिए आएंगे। छात्र बोल दिया, कई प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे आते हैं हम। अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक से आप ऐसा मत सोचिए कि लिक्विड, कोई लिक्विड चीज ही द्रव्य होगी, ऐसा नहीं समझना है हमें, ठीक है। केवल लिक्विड से मतलब नहीं है। मान लीजिए लकड़ी ले ली, है ना, तो लकड़ी क्या है? एक पदार्थ है, तो वो द्रव्य में आ गया। लोहा ले लिया, लोहे का नाम है, तो वो एक पदार्थ है, वो द्रव्य में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम आते हैं अब समूहवाचक में। समूह क्या है? ग्रुप। जब भी ग्रुप की कोई बात होती है और उसका एक नाम होता है उस ग्रुप का, तो वो होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए क्या कह रहा है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं, द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनमें अनेक वस्तुएं बनती हैं, मतलब कि जिनसे अनेक वस्तुएं बन सकती है। लकड़ी से कई बनती है, लोहे से बनती है, स्टील से बनती है, एल्यूमिनियम से बनती है, या वाटर से यानी पानी से बनती है। तेल कई प्रकार के हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकता है यानी कि द्रव अवस्था में भी हो सकता है, ठोस अवस्था में भी हो सकता है, दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। लेकिन उनको जो नाम दिया गया है वो द्रव्यवाचक संज्ञा ही दिया गया है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं, ठीक है। द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके उदाहरण पे, जैसे लकड़ी, ठीक है। हमने यही पढ़ा कि द्रव्य क्या है? लकड़ी। अब लकड़ी से कई प्रकार के पदार्थ बनाए जा सकते हैं, मतलब कि पदार्थ है, सॉरी, लकड़ी एक पदार्थ है और उस लकड़ी से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है। आप सभी को पता है, जो भी जैसे बेड है, हमारे जो दरवाजे है, या हमारी जो मेज है, कई इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो लकड़ी से बनती है, तो वो उसे एक द्रव्य का नाम दिया है। ऊन हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, स्टील हो गया, मैंने आपको बताया ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, प्लास्टिक है, तो वो सारी द्रव्य अवस्था में आएगी। यानी कि जो भी मटेरियल है, जो भी सामान है, वह जो वस्तु है वो जो पदार्थ के रूप में है उसका निर्माण किसी और वस्तु में कर सकते हैं, वे सारी द्रव्य अवस्था में आती है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है, ठीक है। तो ये सारी वस्तुएं इसमें आएगी। आगे चलते हैं हम। समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक, समूह मैंने आपको बताया ग्रुप,
जो समूह में होता है, ठीक है। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो विद्यालय क्या है, विद्यालय नाम कब पड़ा, जब बच्चे गए उसमें शिक्षक पढ़ाने आए तब वो विद्यालय है। विद्यालय में अलग अलग क्लासरूम होते हैं, ठीक है। तो कक्षा, अगर हम कक्षा बोलते हैं, हम बोलते हैं कक्षा 10, कक्षा 9, है ना, क्लास 6, क्लास 7, ऐसे नाम दिया, या एक एक बच्चे को बुलाया, ऐसा तो नहीं है। और वो सारे ग्रुप में होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनको अलग अलग नाम ना देकर, क्योंकि वो एक ही ग्रुप में है और उनका ग्रुप का नाम क्या है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12, ऐसे नाम दिया हुआ है। जैसे ही उनका नाम हम संबोधित करते हुए हमारे पास आ जाते हैं, क्लास 6 आइए, क्लास 7 आइए, क्लास 10 आइए, 12 आइए, इस तरह से। तो ये हो गया समूह में, ठीक है। अब जैसे हम और एक और बहुत अच्छा उदाहरण बताती हूँ मैं आप सभी को। वर्ल्ड कप चलता है ना, तो क्या अलग अलग टीम को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, टीम शब्द आते ही उसमें पूरे, अगर क्रिकेट की टीम है तो 11 प्लेयर्स आ जाते हैं, 11 खिलाड़ी आ जाते हैं, ठीक है। कबड्डी का है तो 7 खिलाड़ी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रुप है। वह ग्रुप जो एक ही क्रिया कर रहा है, ठीक है, वह ग्रुप यानी कि वह समूह जो एक ही क्रिया कर रहा है, वह समूहवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। वह किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा में। हम पढ़ते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जहां भी समूह होगा वहां एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी, एक से अधिक होना चाहिए। समुदाय भी हो सकता है, ठीक है, किसी जाति का समुदाय भी हो सकता है, धर्म का समुदाय भी हो सकता है, हिंदू धर्म, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ठीक है, ये हो गए समुदाय भी हो गए। समुदाय में समाज भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, जाति के अनुसार समाजों को भी बांटा गया है। तो ये हो गए हमारा सारा समूहवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। तो ये जातिवाचक के दोनों भेद थे। उसका जैसे उदाहरण है दरबार लगा है, बहुत सारे व्यक्ति आए हैं, ठीक है। कक्षा बताया मैंने आपको, कक्षा पूरा ग्रुप होता है, एक ही क्रिया करते हैं, कौन सी, पढ़ने की, ठीक है। फिर है टीम, ये खेलने की क्रिया करते हैं। टीम कौन सी टीम है, ये कबड्डी टीम है, ये क्रिकेट टीम है, ये फुटबॉल टीम है, ये वॉलीबॉल टीम है, ये हॉकी टीम है, कई प्रकार की ऐसी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे समूहवाचक संज्ञा शब्द। आगे चलते हैं हम, भाववाचक संज्ञा। क्या आते हैं, भाववाचक संज्ञा। हमें भाव दिखाई नहीं देते हैं, हमें क्या, किसी को भाव दिखाई नहीं देते, हमें उसे महसूस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, जो भी प्राणी है या वस्तु है, उसके गुण, धर्म, दशा, कार्य या मनोभाव, ठीक है। मनोभाव यानी कि मन के भाव, यानी कि अगर कोई प्राणी या कोई वस्तु है या कोई प्राणी है तो उसमें कौन कौन से गुण हैं, उसका धर्म क्या है, उसकी कौन सी दशा है, वो कौन सा कार्य कर रहा है, या उसके मन के भाव क्या है, आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आदि इन सभी का जब बोध होता है, यानी कि हमें जानकारी होती है, बोध का मतलब हमें उसका ज्ञान होता है, तो वो कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हमें उसके भाव का पता चल रहा है, ठीक है। प्राय गुण दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव, यानी कि अगर किसी के अंदर गुण है, दोष है, यानी कि अच्छाई भी है और बुराई भी है, तो वे क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे ये तो बहुत गुस्से वाला है, तो गुस्सा ऐसे कोई मूर्त रूप थोड़ी ना है जो दिखाई देगा, हमें उसकी क्रिया से, जो उसने भाव प्रकट किए हैं, उससे हमें पता चला है कि तो बहुत गुस्से वाला है। हम कहते हैं वो तो दयालु है, यानी कि दयालु कोई ऐसा पता चलता है, कोई लिखा हुआ है उसके ऊपर दया है, ठीक है, लेकिन हमने उसकी क्रियाओं से, उसने जो कार्य किए हुए उस कार्यों से हमने अंदाजा लगाया कि कितना दया प्रकट करता है, लोगों की मदद करता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे अवस्था मतलब कि आप युवा है, अगर आप फुर्तीले मिजाज के हैं, बहुत अच्छा सा कार्य कर रहे हैं तो आप युवा है। अगर आप बहुत नटखटपन का कार्य करते तो आप बच्चे हैं, ठीक है, बचपन है आपके अंदर, ठीक है। और अगर आप लकड़ी से चल रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आपको किसी के सहारे की आवश्यकता है, तो आप में बुढ़ापा आ गया है, ठीक है। तो ये भाव है, ये हमें खुद को महसूस करना है, कुछ देखकर महसूस कर सकते हैं, कुछ सुनकर कर सकते हैं और कुछ फील करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारा व्यापार।
व्यापार यानी कि हम जब एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, लेन देन का करते हैं, तो वो भी इसमें भाववाचक संज्ञा में आता है। फिर अमूर्त भाव, अमूर्त भाव का मतलब होता है कि जो भाव होते हैं वह दिखाई नहीं देते हैं, उनका कोई मूर्त रूप, कोई स्टैच्यू या कोई आकार नहीं होता है, वे अमूर्त अवस्था में होते हैं, वे हमें महसूस करने होते हैं, हमें फील करना होता है, तब हमें पता चलता है कि इसमें क्या गुण है, इसमें क्या दोष है, ये कैसा व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, ये सब हम महसूस कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा के द्वारा। तथा क्रिया के मूल रूप, अब भाववाचक देखिए क्रिया, मैंने कहा ना आप कौन सी क्रिया कर रहे हो, उस क्रिया के माध्यम से आपका कौन सा भाव प्रकट हुआ है, वही भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आपने कौन सी क्रिया करी, फुर्तीलापन दिखाया, आपने वो जोश दिखाया, तो जोश दिखाते ही आप क्या है, युवा है। ठीक है, और जैसे ही आप कोई व्यक्ति है वो लकड़ी के सहारे चल रहा है या हमें उसको किसी के पकड़ कर उसको सहारा देना पड़ रहा है, तो क्या क्रिया करी, क्या क्रिया हुई कि वो चल नहीं पा रहा है, किसी को सहारा देने की क्रिया करनी पड़ रही है, तो वैसे ही पता चल गया कि ये बुढ़ापा है उसके अंदर, ये बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, वृद्ध हो गया है। ठीक है, ये हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा, यानी कि क्रिया के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से भी भाववाचक संज्ञा प्रदर्शित होती है। दयालु है तो दयालु कब पता चलेगा, जब वह किसी की मदद करेगा, उसके अंदर दया दिखाएगा, जीवों के प्रति दया दिखाएगा, तो वो उसका दयालुपन पता चलेगा। अगर ईमानदार है, ठीक है, कहीं भी कोई कार्य पैसों का लेन देन हो रहा है और वहाँ पर वो अपना हिसाब पूरा रख रहा है, अच्छा यानी क्रिया अच्छी कर रहा है, जैसे ही उसने क्रिया में ईमानदारी दिखाई तो उसका कौन सा भाव प्रकट हुआ, ईमानदारी वाला भाव, और ईमानदारी क्या है, उसकी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कि क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि क्रिया के द्वारा हम जब कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य किस भाव को प्रकट कर रहा है, वही भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे प्रसन्नता यानी कि हम हंस रहे हैं, हम खुश है, तो हमारी भाववाचक संज्ञा क्या है कि हम बहुत प्रसन्न हैं। बुढ़ापा, कोई व्यक्ति बूढ़ा है, चल फिर नहीं सकता, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। और आश्चर्य, हम किसी चीज को देखकर एकदम आश्चर्यचकित, हमारे मुंह और आंख खुले के खुले रह जाते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये थी हमारी भाववाचक संज्ञा। आगे चलते हैं हम। अब संस्कृत में संज्ञा शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिए, संज्ञा हमने पढ़ी, संज्ञा के 3 भेद पढ़े, और जातिवाचक संज्ञा का हमने 2 भेद पढ़े, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये तो था हमारा हिंदी का भी सिलेबस आ गया है, इसमें संस्कृत का भी आ गया, दोनों मिक्स हो गया है। लेकिन अब पढ़ेंगे हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत संज्ञा क्या है। तो संस्कृत भाषा के अंतर्गत संज्ञा 2 प्रकार की होती है। पहली है अजंत और दूसरी है हलंत। यानी कि हम जब संज्ञा शब्द रूप बनाते हैं, ये संज्ञा शब्द हमें क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं कि जैसे ही हम विभक्ति, ठीक है, हम विभक्तियां बनाते हैं, किसमें, शब्द रूप में बनती है। किसमें बनती है, ये भी जो विभक्तियां हैं वो शब्द रूप में बनती है। तो शब्द रूप में विभक्तियां संज्ञा में भी बनती है और सर्वनाम में भी बनती है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं संज्ञा। अब संज्ञा 2 प्रकार की है, अजंत और हलंत। पहले पढ़ेंगे हम अजंत कि अजंत क्या होती है। ठीक है, पहला है हमारा अजंत कि जिन शब्दों के अंत में अ, ई, उ, ओ, औ स्वर आते हो, वे अजंत संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा राम, ठीक है, तो ये क्या है, संज्ञा शब्द, कौन सा, अजंत। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा कवि, लिखा हमने यहाँ, स्वर कौन सा आया इसमें, छोटी ई, तो जैसे ही छोटी ए आया ये अजंत स्वर कहलाएगा। फिर हमने लिखा यहाँ साधु, फिर हमने लिखा यहाँ गुरु। तो जैसे ही ये स्वर आते हैं, कौन कौन से, अ आया राम में, यहाँ लिख देते हम राम, ठीक है, राम। कवि आया ई में, उ आया साधु में, बड़ा उ आया गुरु में, और ये आ गया गो। ठीक है, जैसे ही ये स्वर, अगर हम कोई शब्द बनाते हैं या शब्द रूप बनाते हैं, संज्ञा शब्द रूप बनाते हैं, यानी कि जब हम इन्हें शब्द रूप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, विभक्ति और वचनों के द्वारा हम पूरी टेबल के रूप में लिखते हैं, तो अगर ये शब्द आते हैं जिनके अंत में स्वर है, जिनके अंत में स्वर है, राम में क्या है, अ, कवि में क्या है, ई, साधु में क्या है, छोटा ऊ, गुरु में क्या है, बड़ा ऊ, और गो में क्या है, औ।
अगर ये स्वर आते हैं किसी शब्द में तो वे होते हैं अजंत स्वर। कौन से होते हैं? अजंत, यानी कि स्वर होते हैं। अच, अज, अच से जो तृतीय वर्ण है इसलिए उसे अजंत बोला गया है। इसलिए अच यानी कि स्वर अगर अंत में है तो वे अजंत स्वर कहलाते हैं। जैसे राम, गाय, गाय यानी कि गो को यहाँ पर गाय बताया गया है। ठीक है, ये है हमारे। अब इन रूपों से हम यहाँ पर शब्द रूप पूरा बना सकते हैं कि कौन सी विभक्ति बनानी है, अकारांत बनानी है, आकारांत बनानी है, इकारांत बनानी है, जो भी हम है यहाँ बनाते हैं। ये आकारांत इकारांत भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी आगे के जो भी हमारे ये क्लासेस आएगी, जब मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी अब क्या आकारांत, इकारांत, उकारांत क्या होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अजंत संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के संस्कृत में दो भेद है, एक तो अजंत है और एक हलंत है। अजंत हो गए हमारे सारे स्वर, यानी कि इन्हें हम स्वर भी बोल सकते हैं, और हलंत यानी कि हम यहाँ पर व्यंजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे व्यंजन हो गए और ये हमारे स्वर हो गए। तो ये थे हमारे अजंत। आगे चलते हैं हम हलंत। ठीक है, हलंत क्या है? व्यंजन, यानी कि जिस प्रकार से शब्द के अंत में स्वर आए हैं तो वे अजंत कहलाते हैं, उसी प्रकार से शब्द के अंत में यदि व्यंजन वर्ण आता है, ठीक है, हल युक्त वर्ण आता है तो वे हलंत वर्ण कहलाएंगे। कैसे? देखिए, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन आते हैं वे अर्थात यानी कि हल व्यंजन शब्द हो वे हलंत शब्द संज्ञा शब्द कहलाएंगे। ठीक है, वे हलंत कहलाएंगे। जैसे कि पुस्तकम, देखिए यहाँ दिया है, और अंत में क्या है? म, कौन सा है? हल युक्त। इसी तरह से हम यहाँ लिखते हैं ये फलम, फलम क्या है? हल युक्त। ऐसे ही आ गए राजन, ये हो गया विद्वान, हलंत लग गया। महंत, ठीक है, जैसे ही इसमें ये हलंत लग जाता है, जिन शब्द के अंत में किसी वर्ण में हल युक्त वर्ण हो जाते हैं वे सारे हलंत संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ये सिर्फ संस्कृत में होता है बच्चों, ये हिंदी में नहीं होता है। हम संस्कृत की संज्ञा पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें अजंत और हलंत वर्णों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है आपको। और भी सारे वर्ण हैं, जैसे फलम हो गया, पुस्तकम हो गया, कंदुकम हो गया। ठीक है, कंदुकम हो गया। कंदुकम का मतलब क्या होता है? बॉल होती है, जो खेलने की बॉल होती है ना, उसे कहते हैं कंदुकम। ठीक है, आपणम, आपणम किसे कहते हैं? बाजार को, जो मार्केट है उसे आपणम कहा जाता है। और आम्रम, आम्रम किसे बोलते हैं? आम को। ठीक है, कदली फलम, कदली फलम, कदली फलम किसे कहते हैं? केले को। इस तरह से जैसे ही हम शब्द बनाते हैं, आम्रम का शब्द रूप बनाया हमने, तो हम अगर ये वाला व्यंजन हल युक्त वर्ण आया है तो हमें पता चल जाएगा ये हलंत संज्ञा शब्द है, तो हम हल वाली जो संज्ञा शब्द के रूप चलते हैं उस अनुसार कार्य करेंगे। अगर स्वर आता है अंत में तो हम स्वर के संज्ञा शब्द के रूप है उस अनुसार हम उसका कार्य करेंगे। तो बच्चों देखिए, आज हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने उसके उपभेद होते हैं, क्या क्या है उसमें, संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं, ये सभी हमने पढ़ा है कि इस संसार में कितनी भी जो वस्तुएं हैं, कितने भी प्राणी हैं, कितने भी स्थान हैं, कितने भी भाव है, उन सबको संज्ञा कहते हैं, यानी कि उन सबके नाम को संज्ञा कहते हैं। और सभी का नाम होता है, यही आज हमने पढ़ा है। और हमने पढ़ा है संज्ञा में दो प्रकार के शब्द होते हैं संस्कृत में, अजंत और हलंत, यानी कि जिन शब्दों के अंत में अ यानी कि अ, आ, ई, उ इस तरह से स्वर लगे हुए हैं वे अजंत शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों के अंत में हल लगा हुआ है यानी व्यंजन लगे हुए हैं वे हलंत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि हलंत संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो आज हमने बहुत अच्छे से संज्ञा प्रकरण पूरा किया है हमारा। आगे की क्लास में मैं लेकर आऊंगी आपके लिए इसी संज्ञा जो हमारा जो टॉपिक है संज्ञा का, उस संज्ञा का अगला भाग लेकर आएंगे हम लोग, जिसमें हम संस्कृत में संज्ञा शब्द किस प्रकार से यूज करते हैं उसे पढ़ेंगे, और किस तरह से उस संज्ञा शब्द रूप लिखते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस किस रूप में होते हैं, स्त्रीलिंग में क्या होते हैं, पुल्लिंग में क्या होते हैं, नपुंसकलिंग में क्या होते हैं, ये सभी हम उस आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।